दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल से राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को लेकर तमाम तरह की जो राजनीतिक गतिविधि हुई हैं और वे एकदम से उफान पे आ गई हैं। क्योंकि कल जिस तरह से मुजफ्फरनगर के अंदर जन आक्रोश रैली के दौरान इसमें राकेश टिकैत भी अपना समर्थन देने गए हुए थे, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, बदतमीजी की गई और उसके बाद धक्का मुक्की में उनकी पगड़ी भी सिर पर से गिर गई। लेकिन जिस तरह की सामने घटनाएं सामने आई हैं, उसने एक आक्रोश कहीं ना कहीं किसान समुदाय के अंदर पैदा कर दिया। और उसके बाद उस घटनाक्रम के पश्चात जब नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है कि हम बहुत आहत हुए हैं, बहुत दुखी हुए हैं, उसने कम से कम किसान समुदाय के अंदर एक अलग से भावनात्मक एक ज्वार पैदा कर दिया। और उसके पश्चात आज कल उन्होंने घोषणा की कि महापंचायत होगी और उसमें जो भी फैसला होगा उसे हम मानेंगे और किसान के मान सम्मान की हम किसी भी कीमत पे से गिरने नहीं देंगे। और आज जब महापंचायत का जो ऐलान था, उसमें जितने बड़ा जन सैलाब उस किसान पंचायत में, महापंचायत में उमड़ के सामने आया, उसने यह दर्शा दिया है कि जो किसान के मान सम्मान की बात है या किसान के मान सम्मान की लड़ाई है, उसमें सभी किसान एकजुट हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी लोग उसमें उससे बड़ी मात्रा बड़ी संख्या में वहां पे हाजिर हुए। और उससे कम से कम दोबारा मतलब ये कहा जा रहा है कि दोबारा से किसान का जो मूवमेंट है, किसान का जो मुद्दा है, किसान का जो मुद्दा है, वह दोबारा से राजनीति की मुख्य धारा के विमर्श में आ गया। तो आखिरकार इसे जो घटनाक्रम का घटित हुआ है, उसके क्या इफेक्ट बटे हैं, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, राजनीतिक मायने क्या है, उस चीजों को समझने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और किसान राजनीति को बहुत बारीकी से समझने वाले, देखने वाले हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय हम सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ केपी मलिक जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि आप तो क्योंकि इस बैट को बखूबी जानते हैं, पूरी पूरी जो किसान राजनीति है उसको बखूबी समझते हैं और अनेक वर्षों से आप पार्लियामेंट भी लगातार कवर कर रहे हैं। तो जिस तरह घटनाक्रम कल ये घटित हुआ है मुजफ्फरनगर के अंदर, उसने एक तरह से जो राकेश टिकैत या नरेश टिकैत की जो पूरी भारतीय किसान यूनियन का तमाम तरह के उसमें कुछ ऐसे मतलब अलग अलग लोग भी किनारे हुए, अलग अलग लोगों ने संगठन बनाए। लेकिन इस घटना के पश्चात ये देखा जा रहा है कि तमाम किसान, चाहे टिकैत परिवार से उनके मतभेद भी रहे हों या कोई नाराजगी भी रही हो, सभी एकजुट हो गए हैं और किसान दोबारा से एकजुट होता दिखाई देता है। और जो घटनाक्रम कल घटित हुआ है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? कितना वह क्या उसने दोबारा से कहीं ना कहीं मतलब जोश और जज्बा पैदा कर दिया समुदाय के अंदर पूरे? देखिए प्रशांत जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से पिछले कई सालों से देश में और प्रदेश में सरकार चल रही है, तो ये देखने को मिलता है कि इसमें कहीं ना कहीं सुनियोजित कुछ इस तरह की राजनीति चल रही है कि कैसे सियासी फायदे हों, कैसे सियासी नफे नुकसान हो, उसको केंद्र में रख के इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, इस तरह की सुनियोजित घटनाएं हो रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टिकैत बंधु समय समय पे इस तरह के बयान देते रहते हैं और उनमें कई बार नाराजगी भी होती है, कई बार कई सारी चीजें भी होती है और मीडिया भी उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के या अपने हिसाब से उसको चलाता है, बताता है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये घटना किसान समाज को अलग करने के लिए, किसान समाज में कोई जाति का तो मामला है नहीं भाई। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ठाकुर समाज दलितों के खिलाफ, पहले आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम का जो दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ था, उसको जाट बनाम मुस्लिम कर दिया गया था। तो क्या उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सियासी परिवार जो थे, सियासी दल जो थे, वो अपनी राजनीति देख रहे थे? तो क्या राजनीति करने के लिए किस हद तक आप जाएंगे, एक तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि तत्कालीन सरकार जो है कहीं ना कहीं किसान वर्ग से बहुत ज्यादा घबराई हुई है। जब से आपने देखा कि 13 महीने का आंदोलन दिल्ली में हुआ और उसके बाद लगातार हरियाणा पंजाब की सीमा पे आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सिरदर्दी बना हुआ है इस सरकार के। तो किसान संगठनों को किस प्रकार से कमजोर किया जाए, किस प्रकार से उनको तोड़ा जाए, किस प्रकार से उनको खत्म किया जाए, इस रणनीति पे कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल काम कर रहा है और उसी के तहत इस तरह की चीजें हो रही। अब बीच में कई सारी घटनाएं हो जाती हैं। अब ये पहलगाम की घटना हो गई, उससे पहले आप देख रहे थे कि औरंगजेब का मामला चल रहा था, उससे पहले भीमराव अंबेडकर और संविधान का मामला चल रहा था। हर जगह कहीं ना कहीं जातिवाद, कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद। और आप हिंदू की बात अगर आप करते हैं, अब आप जो ये जो हम देखते हैं मुजफ्फरनगर में जो जन आक्रोश रैली के नाम पे बुलाया गया था विरोध
आप कर रहे थे, तो इसमें आपको भगवा झंडे दिखाने की क्या जरूरत थी? अगर आप देश के साथ हो, तिरंगे झंडे लेकर निकलना चाहिए आपको। तो क्या आप जो है एक वर्ग ऐसा बन गया है हिंदुओं में भी, जो अपने आप को सांप्रदायिक हिंदू, कट्टरवादी हिंदू, इस तरह का एक अलग सा वर्ग पैदा हो गया है, और वो इस तरह की चीजें कर रहा है कि जिससे सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ा जाए। तो इसके नितार्थ क्या है, इसके आगे असर क्या होंगे, समाज में इसका आगे जाके रिजल्ट क्या होगा? क्या इस पे कोई विचार कर रहा है क्या, या खाली सियासी नफे नुकसान को ही लोग देख रहे हैं? अब अगर आप इसका आकलन करेंगे, जो घटना हुई है, हमारे यहाँ जो दल है, सियासी नेता है, अगर उनका एक एक का आकलन करें तो किस प्रकार से कहाँ है। अब जिस प्रकार से घटना हुई है, वेस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा सियासी दल है राष्ट्रीय लोकदल, उसके महामहिम नेता गायब हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। भाई या तो वो सरकार के पक्ष में बयान दें या वो टिकैत के पक्ष में बयान दें, वो कहाँ चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। दूसरी चीज अगर आप यहाँ देखते हैं, संजीव बालियान कहाँ है? क्योंकि संजीव बालियान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जहां वो फायदा करना सोच रहे थे, वहां उनका बड़ा नुकसान हो गया है। अगर वो जाट समाज के साथ, किसान समाज के साथ जाते हैं, तो व्यापारी समाज उनसे नाराज होता है। अगर वो शहरी व्यापारी के साथ खड़ा होता है, तो जाट समाज, किसान समाज उनसे नाराज हो जाएगा। तो अब वो अपनी राजनीति बचाने के लिए बिल में दुबक गए हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं, जो आजकल सांसद है हरेंद्र मलिक, उन्हें आपदा में बढ़िया अवसर मिल गया है। वो उसको भुनाने के लिए मंच पे लगातार दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने दूसरे सहयोगियों को भी बुला लिया है, अतुल प्रधान भी वहां पहुंच गए, तमाम दूसरे लोग वहां पहुंच गए। तो आप इसको कहीं ना कहीं सियासत के चारों ओर घूमता हुआ कार्यक्रम देखेंगे। देश की किसी को चिंता नहीं है, पाकिस्तान में कुछ हो ना हो उसकी किसी को चिंता नहीं है, किस बयान से हमें कौन सा फायदा हो जाए, हम क्या सियासी फायदा पा जाए, इस पे लोग लगे हुए हैं। किसी को किसान से कुछ नहीं लेना, किसी को पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना, किसी को उन परिवार से कुछ नहीं लेना जिन 27 परिवारों के लोगों की शहादत हुई है। आप मुझे बताइए, 8 दिन से बीएसएफ का जवान गायब है, वो गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला गया है। कौन सी सरकार उस पर स्टेटमेंट दे रही है? क्या सरकार को नहीं बताना चाहिए कि सरकार उस पर क्या निर्णय ले रही है? क्या पाकिस्तान से बातचीत चल रही है? क्या हमारी बातचीत चल रही है? क्या हम उस पर अमेरिका से मदद मांग रहे हैं? जैसा कि पुलवामा के टाइम हुआ था, हमारा एक फाइटर जेट वहां गिर गया था, उसके पायलट को हमने वापस लिया था अमेरिका से दबाव डलवा के। तो ये इस पे कोई बात कर रहा है क्या? तो आप खाली अपने सियासी फायदे और नुकसान के लिए चीजें कर रहे हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। मैं इसको बिल्कुल राजनीतिक से ओतप्रोत प्रोग्राम मानता हूँ। जी जी, जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि सियासी जो राजनीतिक उठापटक है, राजनीतिक फायदे या नुकसान भी सारे उसके हिसाब से राजनीतिक दल अपनी चालें भी चलते हैं। और पूरा एपिसोड लगातार लग भी ऐसे रहा कि जिस तरह से पूरा इस घटनाक्रम के पश्चात की समाजवादी पार्टी के नेता उस मंच पर लगातार किसान पंचायत में दिखाई दिए हैं, चाहे हरेंद्र मलिक हो, अतुल प्रधान जैसा आपने बताया, इकरा सिंह भी वहां पर उपस्थित थी। तो तमाम तरह के घटनाक्रम एक नई दिशा इस पूरे एपिसोड को देता दिखाई देता है। अच्छा, जैसे कि पहलगाम का जो हमला है, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि उसके पश्चात ऐसा कुछ मतलब जो देश में जिस तरह का माहौल बना, जिस तरह से जनाक्रोश यात्राएं विभिन्न शहरों में निकाली जा रही हैं, और उसमें जैसा आपने तिरंगे की जगह भगवा झंडे जिस तरह से लहराए गए हैं, मतलब एक समुदाय विशेष को केवल केंद्रित करके पूरी यात्रा निकाली जा रही है। और जिस तरह से राकेश टिकैत का वहाँ विरोध हुआ, कितना उचित था? मतलब राकेश टिकैत ने कुछ बयान दिए टिकैत परिवार ने पहलगाम के बाद, क्या उसको इतना मतलब उत्तेजना उसके बाद समुदाय के समाज के अंदर पैदा हो गई है, ये कितना उचित है? क्योंकि सबके मत अपने अलग होते हैं, सहमति अलग होती है, कुछ मुद्दों पर असहमत हो सकते हैं आप, लेकिन उसका मतलब सर्टिफिकेट बांटना कि हम जो कहेंगे मतलब वही हमारे साथ, जो हमारे झंडे के नीचे है वही सही आदमी है, या वो गलत है जो हमारे झंडे के नीचे नहीं है। तो ये मानसिकता मतलब क्या प्रदर्शित कर रही है? देखिए प्रशांत जी, अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा, जब से ये सत्ताधारी दल सत्ता में आया है, तब से ये हो गया है कि जो सत्ताधारी दल का विरोध करेगा उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाए, और उसको घेरने के लिए एक सुनियोजित प्रोग्राम चलाया जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी इलाके का हो, उसको घेर लिया जाए, क्योंकि वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है। आप यहां देखिए कि अगर जिससे ये पूरा मामला बिगड़ा है,
नरेश टिकैत ने जो बयान दिया था कि भाई पानी बंद करके आप उन किसानों के पेट पे लात मार रहे हैं, वहां भी किसान है, यहाँ भी किसान है, अगर आपको कार्रवाई ही करनी है तो कोई ठोस कार्रवाई करिए। आप आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई करिए, आप पाकिस्तान का दिमाग ठीक करने की कोशिश करिए, वहां की मिलिट्री को सचेत करिए, आप वहां की सरकार से बात करिए, आपको हमला करना हमला करिए। पानी बंद करने से क्या होगा, ये उन्होंने एक किसान नेता होने के नाते, एक खाली किसान होने के नाते उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। तो इसको इतना बड़ा इशू बना लेना और आप इशू बनाने के बाद में उस तरह की चीजें करना कि आप, मैंने जैसा कहा कि आप स्वघोषित हिंदू बने हुए हैं। हिंदू तो मैं भी हूं, हिंदू तो आप भी हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या देश के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं है, या सिर्फ हिंदू हिंदू चलता रहेगा यहाँ पे? क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मामला इनको सूट करता है, इनकी राजनीति के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए उसको लगातार उछाला जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू हम देखते हैं यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप आकलन करें, 3 पीढ़ियां टिकैत परिवार की हो गई हैं और 3 पीढ़ियां चौधरी चरण सिंह के परिवार की हो गई हैं। चौधरी चरण सिंह का जब स्वर्गवास हुआ था 87 में, तो उस दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनको राजघाट पे समाधि के लिए जगह देने के लिए मना कर दिया था। तो टिकैत अपने लाव लश्कर के साथ राजघाट पे पहुंच गए थे और उन्होंने उस टाइम की कांग्रेस सरकार पर दबाव बना के जो है समाधि के लिए जगह दिलवाई थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जब मायावती शासन में मायावती के ऊपर अभद्र टिप्पणी कोई टिकैत ने कर दी थी और उनके ऊपर एफआईआर हो गई थी, उनके ऊपर दबाव आया था, गिरफ्तारी होने की बात थी, तो अजीत सिंह अपने लाव लश्कर के साथ सिसोली पहुंच गए थे। तो इन परिवारों का जो आपसी तालमेल है वो लगातार दिखता है। पिछले दिनों जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था तो नंद किशोर गुर्जर ने कुछ इस तरह की हरकत वहां पे की थी। गाजीपुर पे अजीत सिंह का तुरंत फोन आ गया था राकेश टिकैत को, बिल्कुल मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब भी एक परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई बात आती है, तो दूसरा परिवार उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जयंत चौधरी की जो चुप्पी है वो ये जताती है कि क्या अब परिवार में तलखी आ चुकी है। जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के 2 विधायकों को भेज दिया गया है, उनके 5 कार्यकर्ता चले गए हैं और वो जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, तो क्या वो सत्ता की मलाई चाटने में इतने मगलूश है कि उनको जो है कोई बयान देने में भी दिक्कत आ रही है? वो तो फटाफट ट्वीट करते हैं, खीर खाने की बात करते हैं, चवन्नी की बात करते हैं। आज क्यों नहीं उनका कोई बयान आ रहा है? तो ये जताता है कि इसमें भी कुछ सियासी अपने मकसदों को साधने के लिए लोग, समाज के लोग, किसान लोग, नेता अपने सियासी हितों को देखते हुए पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं और कहीं ना कहीं समाज को ताना बाना बिगाड़ने में उनका भी हाथ जरूर है। इसलिए मैं मानता हूं कि उनका जो है वक्तव्य नहीं आ रहा है, उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। इसके पीछे मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो सियासी मलाई खा रहे हैं, इसलिए चुप रहने को मजबूर है। जी जी जी, ठीक कहा कि सियासी मलाई का जो मामला है वह उन्हें बोलने को, चुप रहने को मजबूर कर रहा है। अच्छा, इसके पूरे जो एपिसोड के अगर हम राजनीतिक वो देखेंगे मायने नितार जो आने वाले समय में, क्योंकि 2 साल लगभग है विधानसभा चुनाव में भी, यूपी में भी, और जिस तरह से बीजेपी या केंद्र सरकार की बात करें, लगातार जिस तरह दबाव उनके ऊपर इस समय राजनीतिक तौर पर दिखाई देता है, चाहे वो सीमाओं की वजह से पहलगाम में जो घटना घटी, या राहुल गांधी विपक्ष लगातार एकजुट होकर केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है, कि चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो, जो अचानक से मोदी सरकार ने उसकी घोषणा की जाति जनगणना की, तो हम देखिए राजनीतिक घटनाक्रम देश के अंदर घट रहे हैं, तो उसमें ये मुद्दा जो एक अचानक से उभर के सामने आ गया, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कोई मुद्दा एकदम पश्चिम यूपी की राजनीति में बड़ा बन जाएगा। तो तमाम तरह की इस तरह के जो दबाव सरकार पर, बीजेपी पर पड़ रहा है, इसके राजनीतिक किस तरह से दिशा मतलब आने वाले समय में तय होगी, क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई शानी नहीं है कि वो मुद्दों को बदल देती है, वर्मित कर देती है, नया मुद्दा ले आती है, पुराना मुद्दा लोग भूल जाते हैं। आज पहलगाम का जो मुद्दा चल रहा था, जिस पे चर्चाएं हो रही थी, उसको छोड़ के हम और आप टिकैत बंधु पे चर्चा कर रहे हैं, तो मुद्दा बदल गया। जहां बिहार के चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा बन रहा था और भारतीय जनता पार्टी वहां बैकफुट पे थी और कांग्रेस के राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव कहीं आगे रेस में थे, उनको पिछाड़ने के लिए एक नया शगुफा छोड़ दिया गया
जातीय जनगणना का? उनकी तो लगातार मांग है। उसने तो टेबल पर मुक्के मार मार कर राहुल गांधी ने कहा था कि जातीय जनगणना आपको करनी पड़ेगी, हम करवाएंगे। और ये जो है उसके नुकसान बता रहे थे। और आपको याद होगा कि एक पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ने कहा था कि जिसको अपनी जात नहीं पता वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने देखा था कि तमाम गोदी मीडिया के एंकर जातीय जनगणना के नुकसान बता रहे थे और वही एंकर जातीय जनगणना के फायदे बता रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कलाकारी है कि वो मुद्दे को तब्दील कर देती है। तो बिहार के इलेक्शन को देखते हुए इस मुद्दे को सबके बीच में उछाल दिया गया है और इस पर बहस चल रही है आजकल। बाकी सब मुद्दे गौण हो गए, जबकि होना कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा। उनको पता है कि ना इतनी जल्दी जातीय जनगणना हो सकती, ना इतनी जल्दी इस पर कोई मामला बन सकता, लेकिन कह दो, कहने में क्या जाता है। वो तो बहुत सारी चीजें कहते रहे हैं जो आज तक नहीं हुई है, तो ये भी एक ऐसी चीज है कि नहीं होगी। फिर 27 में जब यूपी का इलेक्शन आएगा तब कहेंगे हम तैयारी कर रहे हैं। 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें 400 450 के लगभग जातियां थी, और अब जो है 4000 से ऊपर हो गई है। तो कॉलम बन रहे हैं, फॉर्म छप रहे हैं, अभी तैयारी चल रही है, हम करेंगे। होना कुछ नहीं है। तो ये शगुफे छोड़ना जो है सत्ताधारी दल का काम है, ताकि विपक्ष को कमजोर किया जा सके। और उसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं। जी जी बिल्कुल ठीक है कि मुद्दों को बदलने की जो कला बीजेपी के पास है, और जो उनका जो पूरा एक सिस्टम है, जिस तरह से चाहे गोदी मीडिया कही जाए या उनका जो आईटी सेल है, वो इस मुद्दों को तमाम तरह के मुद्दों में मतलब विभिन्न तरह की चीजें चर्चाओं को जन्म दे देते हैं वे। और इसके माहिर भी हैं। जैसा कि हमने कल देखा कि जब प्रधानमंत्री जी केरल में उद्घाटन कर रहे थे बंदरगाह का, उसमें जिस तरह से उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर और शशि थरूर को लेकर बात कही कि विपक्षी खेमे में कहीं ना कहीं एक बेचैनी होगी। तो ये तमाम तरह के इस तरह के जो उनके अंदाज हैं मोदी जी के, और जो वर्तमान परिदृश्य है देश का, चाहे वो जैसे बॉर्डर की मैं बात की पाकिस्तान के साथ जो तनाव लगातार बना हुआ है, एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार उन पीड़ितों की बात कर रहे हैं, उनके परिवारों से मिल रहे हैं, जाके कानपुर में हमने देखा कि उनके पास वह गए, उनकी बातों को उन्होंने रखा। तो एक तरफ तो विपक्ष का नेता वो जिम्मेदारी निभा रहा है जो देश के मुखिया को निभानी चाहिए, और जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो लगातार रैलियों में, इवेंट में उनकी व्यस्तता लगातार चल रही है। तो जो इस तरह का जो शीर्ष नेतृत्व है देश का, चाहे विपक्ष का नेता हो या देश के प्रधानमंत्री हो, यह किस क्या मतलब प्रदर्शित करता है, क्या लगता है कि इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं उससे आम जनमानस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर आप बात करते हैं पहलगांव में जिस प्रकार से हमला हुआ, 27 लोगों की शहादत हुई, बहुत गंभीर हमला था, देश बड़ा गम में डूबा हुआ था। उसके बाद जो है देश में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, पार्लियामेंट में बैठक हुई, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत महत्व न देते हुए बैठक को सियासी जो रैली पटना में थी, बिहार में थी, मधुबनी में, उसमें जाना उचित समझा। तो इससे प्रदर्शित होता है कि प्रधानमंत्री इन मामलों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। उनके लिए गंभीरता इलेक्शन है, चुनाव है, बिहार का इलेक्शन है। पाकिस्तान का मुद्दा या कश्मीर का मुद्दा उनके लिए शायद इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बिहार है। तो वो दर्शाता है कि उनका मीटिंग में ना जाना और एक सियासी रैली में जाना कितना महत्वपूर्ण है। तो उससे तस्वीर अपने आप ही साफ हो जाती है, इसमें किसी की कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और कोई एक घटना इस तरह की नहीं है। लगातार आप जिस तरह के जातीय जनगणना की बात भी उसी में आती है कि जहां चारों ओर बहस चल रही है कि पहलगांव का बदला हम कैसे लेंगे, भारत सरकार क्या निर्णय लेगी, सरकार कुछ नहीं बता रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का आज तक कोई सीरियस स्टेटमेंट नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, डिफेंस की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा पत्रकारों को। देश पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा। आप रैली में जुमलेबाजी कर देते हैं कि जो है पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, ऐसा बदला लेंगे कि वो हिल जाएंगे। वो कब हिलेंगे, कौन सा बदला लेंगे, क्या होगा, वो किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये टाइम पास करने की बात है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इस सत्ताधारी दल को इसमें महारत हासिल है, चाहे कोई दूसरे दल कुछ भी हो, उनको उन्हीं के मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी उलझा कर रख देती है। अब आप देखिए कि औरंगजेब भी कब्र में वापस सो गए हैं जाके। बाकी जो वो आगरा वाले सांसद का मुद्दा था समाजवादी पार्टी के, वो भी शांत हो गया है।
करणी सेना भी सो गई है, और नया मुद्दा टिकैत का आ गया, इस पर चर्चा करिए, 2 दिन बाद फिर नया मुद्दा लीजिए, उस पर चर्चा करिए, और पहलगाम को भूल जाइए। कब तक याद रखेंगे पहलगाम? तो भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों की महारत है, और इस महारत को अपना यूज करके कामयाब होती है। जी नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह के मुद्दे बदलने की जो महारत है बीजेपी के पास, वह तो उनकी विशेषता है। और जिस तरह के घटनाक्रम देश की राजनीति में बड़ी तेजी से बदलते हैं, कोई मुद्दा कब आ जाता है, किस तरह सामने आता है, वह नया विवाद को जन्म दे देता है। जैसे औरंगजेब की आपने बात की, या करणी सेना और रामजीलाल सुमन वाला विवाद की बात की, तो इस तरह के घटनाक्रम लगातार देश में सामने भी आ रहे हैं। अच्छा, कार्य के अंत में एक सवाल यही है कि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार एक विपक्ष के नेता की भूमिका उसे बड़े दमदार तरीके से वह निभाते इस समय नजर आ रहे हैं, और क्या उसका दबाव केंद्र सरकार महसूस कर रही है, क्या प्रधानमंत्री महसूस कर रहे हैं? ये पहलगाम के जो पीड़ितों से वह लगातार मिल रहे हैं, उनकी बातों को जिस तरह से उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चाहे उनकी पीड़ित परिवार की मांग है, हमारे जो वहाँ पे हमने खोए अपने परिजनों को, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। तो जो भावनात्मक संदेश भी एक तरह का है उन परिवारों का ये, तो देश की राजनीति में या समाज पर इसका क्या प्रभाव कुछ पड़ता दिखाई देता है इन बातों का, या केवल जो राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है वो ज्यादा हावी हो रही है देश में इस समय? देखिए प्रशांत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी एक प्रमुख नेता के रूप में और एक सीरियस नेता के रूप में उभरे हैं। जिस प्रकार से वो पार्लियामेंट में अपनी बातें रखते हैं, जिस प्रकार से मीडिया में बातें रखते हैं, जिस तरह का आचरण उनका दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और सरकार का जो आचरण है, जिस प्रकार से 2024 के बाद मोदी जी का आचरण है, उससे कहीं ना कहीं मोदी जी की लोकप्रियता में गिरावट आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये देखनी होगी कि जिस प्रकार से तमाम सीरियस मुद्दे होते हैं और उसमें सरकार की बेरुखी दिखाई देती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों का मोहभंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेते हैं, जिस महिला ने अपने पति को पहलगाम में खोया है और वो एक स्टेटमेंट देती है और वो ये कहती है कि भाई इस मामले को आप हिंदू मुस्लिम में मत उलझाइए, इसमें जो भी वो किसी भी धर्म के टेररिस्ट हैं उनको आप पकड़िए, उनको सजा दीजिए। तो एक जो इनकी आर्मी है, जो ट्रोल आर्मी है भारतीय जनता पार्टी की, वो उस लेडी को ही ट्रोल कर लेती है। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हितों को साधने के लिए, सियासी हितों को साधने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो जो करना चाहिए वो नहीं करेगी, बाकी सब चीजें करेगी। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जिससे मुस्लिमों को नुकसान हो और हिंदुओं को फायदा हो? एक नुकसान बता दीजिए मुझे। अगर आप सीरियसली मुसलमानों के खिलाफ हैं तो आपने तो कोई ऐसा काम किया नहीं है। हाँ, आप हिंदू मुस्लिम करके वोट जरूर हासिल कर लेते हैं, लेकिन चाहे आप जो दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप फ्री मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो उसमें तो मुसलमानों को भी मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड आप दे रहे हो, मुसलमानों को भी मिल रहा है। बाकी जो सुविधाएं हैं मुसलमानों को भी मिल रही हैं। तो आपने कहा उनका नुकसान किया? तो आप तो खाली भिड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, निशाना कहीं और है, दिखाती कुछ और है, बोलती कुछ और है, और इसीलिए सारे जो बाकी दल हैं वो पीछे रह जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोर्चा मार लेती है और आगे बढ़ जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, विभिन्न तरह की जो उनकी कलाकारी है या मुद्दों को उलझाने की जो नीति है, वह कहीं ना कहीं लोगों के को भी भ्रम के जाल में फंसा लेती है। और लेकिन जो वर्तमान जो देश का राजनीतिक है परिदृश्य है, वह लगातार बदलता जा रहा है, विभिन्न तरह के मुद्दे सामने आते हैं और जनता उसमें उलझ के रह जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो राकेश टिकैत वाला जो एपिसोड है, वह भी एक नई दिशा पकड़ता दिखाई देता है। और आपने हमारे दर्शकों के लिए समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरे विषय का बड़ा विस्तार विश्लेषण किया। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।